जोधपुर लेकर चलते हैं आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। हमारे यहाँ के शहर की विधायिका श्रीमती मनीषा पंवार जी, विधायक लोनी महेंद्र बिश्नोई जी, विधायक लोहा भट्ट किसाराम बिश्नोई जी, पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी जी, महापौर कुंती परियार जी, निदेशक रिको के सुनील परियार जी, नरेश जोशी जी, सलीम खान साहब, तोबिर अयूब खान साहब, अब्दुल करीम जोनी साहब, जसवंत कछवाहा जी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस और सूचना प्रौद्योगिकी अखिल अरोड़ा जी, आशीष गुप्ता जी, जोधपुर कलेक्टर हिमांशु गुप्ता जी, कैलाश मीणा जी और हमारे मेहमान जे.आर. की राव साहब और निखिल डे जी, तमाम उपस्थित हमारे युवा साथियों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत पसंद था कि आज जोधपुर में डीजी फेस्ट का आयोजन संपन्न होने जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस डीजी फेस्ट के अंदर जोधपुर और संभाग के जो नौजवानों ने भागीदारी निभाई, कुछ बात की मुझे बहुत पसंद था। एक तरफ तो करीब 8,000 लोगों को नौकरी लगना बहुत बड़ी उपलब्धि है और दूसरी तरफ जो हमारी नई पीढ़ी है उनको जो आईटी सेक्टर में सुविधाएं मिलने जा रही है, स्टार्टअप के माध्यम से पूरे सपने पूरे हो रहे हैं, एग्जीबिशन में नए नए आविष्कार हुए हैं जो दिखाया गया है और जो आज आपके सामने फिनटेक इंस्टीट्यूट, ये मामूली प्रोजेक्ट नहीं है। जैसा सुभाष गर्ग जी ने कहा, संभवतया देश के अंदर पहला इंस्टीट्यूट है जोधपुर के अंदर जहाँ पर फिनटेक इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है 630 करोड़ की लागत से। आप सबको गर्व है तो होना चाहिए। आज जोधपुर शहर वो शहर बन गया देश के अंदर, कोई बड़े से बड़ा शहर भी है, जितनी सुविधाएं जोधपुर में आई है वो किसी भी बड़े शहर में एक साथ नहीं हो, एक साथ नहीं हो। प्रदेश में हो सकती है, स्टेट में हो सकती है, पर जोधपुर के अंदर आईआईटी का आना, एम्स का आना, लॉ यूनिवर्सिटी का आना, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का आना, कृषि यूनिवर्सिटी का आना, निफ्ट का आना, एफडीडी का आना और यार ये फिनटेक इंस्टीट्यूट का आना, सारी जो प्रीमियर संस्थाएं कहलाती देश की, तो तमाम संस्थाएं आज जोधपुर में भी है और राजस्थान पहुंच चुकी है। IIM उदयपुर में आ गया, ट्रिपल IIT कोटा में आ गई और हर जिले में 33 जिले हैं, हर जिले में आपके एक एक मेडिकल कॉलेज जो हम बचपन में देखते थे कि मुश्किल से 2-3 हुआ करते, आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज आना। और जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था, आप सबके दुआओं से, सहयोग से और जोधपुर वासियों के आशीर्वाद से, तब 6 विश्वविद्यालय थे राजस्थान के अंदर। आज 89 यूनिवर्सिटीज है जो राजस्थान के अंदर, 89 यूनिवर्सिटीज है। प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया मैंने। पहले प्राइवेट वाले ना कॉलेज खोल सकते थे ना कोई यूनिवर्सिटी खोल सकते। हमारे राजस्थान के बच्चे कहीं पूना में, महाराष्ट्र में, कहीं कर्नाटक में जाते थे, बहुत तकलीफ होती थी, लड़कियों को भेजते नहीं थे माँ बाप, बहुत कम भेजते थे। आज राजस्थान के अंदर प्रीमियर इंस्टीट्यूशन खड़ी हो गई प्राइवेट सेक्टर के अंदर, ख्याल मिल गया है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेजेस, विश्वविद्यालय, सारे सब्जेक्ट मिलते हैं आपको। तो हम बहुत शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े।
जयपुर में तो कोचिंग क्लास का हब का अलग ही कॉम्प्लेक्स बना दिया हम लोगों ने। तो वहाँ पर बाकायदा सारी कोचिंग क्लासेज अब एक जगह हो जाएगी वहाँ। और हमने सरकार की तरफ से जो अफोर्ड नहीं कर सकते फीस, 15,000 बच्चों को सरकार की तरफ से फ्री कोचिंग दी जाएगी, ये हमने फैसला करा। 200 बच्चों को हम विदेश भेज रहे हैं प्रति वर्ष, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। पूरी फीस उनकी जो है 50 लाख 1 करोड़ जो भी है, पूरी फीस सरकार दे रही है और उनको विदेश में पढ़ा रही है। और 100 से अधिक बच्चे जा चुके हैं बाहर। तो तमाम तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य, वैसे तो पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, सोशल सिक्योरिटी सब महत्व रखता है, परंतु शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सरकार का कर्तव्य है कि वो टॉप प्रायोरिटी में रखे उनको। तो शिक्षा है कि जो देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएँ अच्छी है तो मानव संसाधन जो है, ह्यूमन रिसोर्सेज, वो अपने टैलेंट से, अपनी मेहनत से जो सपने देखता है वो सपने कामयाब हो सकते हैं। अच्छा स्वास्थ्य रहे, सुविधाएं मिले सरकार की, इलाज बहुत महंगे होते हैं, घर बिक जाते हैं, गहने बिक जाते हैं, गिरवी रखते हैं मकानों को। गरीब आदमी क्या क्या नहीं करता है। आज हम जो योजना लेके आए हैं, चिरंजीवी योजना, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में कहीं नहीं है कि आपको 10 लाख का बीमा, 10 लाख का बीमा और 10 लाख के बीमा के अलावा किसी परिवार में किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, इसे कहते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कोई भी अगर उसका 10-12 लाख 15 लाख खर्च होता है, 10 लाख का बीमा अलग है। उसमें मान लो 4 लाख इलाज करवा वाले, 6 लाख के बच्चे हैं, 6 लाख बचे रहेंगे और आपको किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट 10 लाख 15 लाख जो होगा उसका अलग से खर्चा मिलेगा, आपका पूरा इलाज फ्री होगा। ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं। आपको मैं कहना चाहूँगा कि गरीब तो पहुँचे आप लोग, कोई गरीब को नहीं मालूम हो, अज्ञानतावश उसको एडवाइज करें। 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा साथ में, पानी में डूब गए बच्चे, अभी एक्सीडेंट हो गया, भगवान करे एक्सीडेंट नहीं हो जाता है, कोई मर गया आदमी, 5 लाख रुपए उसके घर में बिना मांगे पहुंच जाते हैं उस बीमे के काम, चीनी योजना का। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार की जो सोच है वो सोशल सिक्योरिटी की भी है। आज हम 21st सेंचुरी में चल रहे हैं। मुझे आप लोगों ने 40 साल 42 साल पहले भेजा था मेंबर पार्लियामेंट बनाकर। तब जोधपुर में क्या था, ना रेलगाड़ियाँ थी, 2 रेलगाड़ियाँ थी मेट्रो गेज की। अब ब्रॉड गेज आ गई, कितनी गाड़ियाँ मुझे नहीं मालूम कितनी गाड़ी है। पानी के लिए मेरे देखते देखते जोधपुर खाली करने की नौबत आती थी, रेलगाड़ी से पानी आते थे, इमरजेंसी योजनाएं बनती थी। राजीव गांधी के ज़माने में हमने जो फैसला करवाया, इंदिरा गांधी का पानी कोई सपना देखता नहीं था उसको, लंबी इतिहास है उसका। आज लबालब भरा हुआ कायलाना, पानी कमी नहीं जोधपुर में। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन की कमी हो सकती है। अब तो वो इंदिरा गांधी का पानी हम कई जिलों में भेज रहे हैं। तो उस वक्त में क्या हालात थे जोधपुर के, आज जो कुछ दिख रहा आपको आधुनिक जोधपुर, नई पीढ़ी को तो नहीं मालूम है, तो पुरानी पीढ़ी को मालूम है कि यहाँ पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, जो दिख रहा है जोधपुर आधुनिक। इतनी संस्थाएं, मैंने आपको बताया प्रीमियर संस्थाएं। अरे एक एम्स खुला था आज़ादी के बाद 56 के अंदर, जंगल के अंदर। दिल्ली में जो एम्स है वहाँ जंगल था उस जमाने के अंदर, आज़ादी के बाद में। वह पंडित नेहरू के वक्त खुला था ये। पंडित नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है देश के अंदर। आज
देश अपना अमृत महोत्सव मना रहा है। दुर्भाग्य से राजनीति चलती गई बार प्रथम प्रधानमंत्री 17 साल तक देश की नींव उसने रखी, बड़े बड़े बांध, कल कारखाने, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस, कृषि के संबंधित IIT, IIM, इसरो, आज इतने छोड़े जा रहे हैं। दुनिया भर के सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वहाँ से। इतना गर्व होता है कि दुनिया भर के मुल्कों के सैटेलाइट हमारे यहाँ छोड़े जा रहे हैं। 100 सैटेलाइट एक साथ छोड़े गए, तो कहाँ के काम पहुँच गए हैं। जो अब आशुदा बात है कि आज पंडित नेहरू को बिना नाम लिए हुई अमृत महोत्सव मनाने के सपने देख रहे हैं केंद्र सरकार, जो उचित नहीं कहा जा सकता। पर जो सपने देखते हैं वो पूरे होने चाहिए। आज राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, 40 साल की उम्र में वो नौजवान प्राइम मिनिस्टर बन गया। और मुझे इंदिरा गांधी के ज़माने में मंत्री बनने का सौभाग्य मिल गया दिल्ली के अंदर। आपने मुझे भेजा दिल्ली और मैं वहाँ पर गया। इंदिरा गांधी ऐसी महान नेता ने जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश का निर्माण कर दिया, गरीबी हटाओ की बात करी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। बैंकें आज दिख रही है आपको गांव गांव में। वो जमाना था बैंकें खाली बड़े बड़े शहरों में हुआ करती थी, प्राइवेट सेक्टर में। बैंकों के मालिक प्राइवेट लोग हुआ करते थे। आज गांव गांव में ब्रांचेज खुल गई है, क्योंकि राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने किया और देश को एक रखा, अखंड रखा। छीना छंदी कर दिया उनका गोलियों से प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए। वो शहीद हो गई, पर देश को एक रखा, अखंड रखा, खालिस्तान नहीं बनने दे देश का। ये इतिहास की बातें हैं जो नई पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए, पहुंचती नहीं है। वो तो रोक लग गई है पहुंचाने के लिए। आज तो साहित्यकार, लेखक, पत्रकार असहमति व्यक्त करता है, आलोचना करता सरकार की। मैं तो खुश होता हूँ, मेरी सरकार की कोई आलोचना करता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि कमी बताएगा तो ही तो सुधार होगा उसके अंदर। हम काहे के लिए बैठे हुए यहाँ पर? हमें आपने भेजा है। हमें क्यों भेजा आपने? माई बाप जनता होती है, वो जिसको चाहती भेजती है। भेजा है तो हमें पक्ष है तो विपक्ष भी है, तभी तो लोकतंत्र है। और विपक्ष है तो वो आलोचना भी करेगा, असहमति व्यक्त करेगा, कमियां बताएगा। अगर आप में ईमानदारी से सेवा करने का जज्बा है तो आपको उन आलोचनाओं का स्वागत करना चाहिए, समझना चाहिए, दूर करने का प्रयास करना चाहिए, तो जनता का भला होगा। यार कई लोग तो आलोचना करते हैं तो जेल जाते हैं, राजद्रोह हो गया। आप देखते हैं सोशल मीडिया में, देश में कई बातें होती है। तो मुझे याद है कि मैं इंदिरा गांधी के ज़माने में बन गया मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर बना था मैं। फिर राजीव गांधी ने मुझे स्टेट मिनिस्टर बना दिया केंद्र में, टूरिज्म सिविल एविएशन के साथ में। तो राजीव गांधी का जो सपना था, आज जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये उनका सपना था। क्या उन्होंने कहा 21st सेंचुरी में जाना है। मिशन सैम पिट्रोडा को लेकर आए अमेरिका से, 6 मिशन बनाए यहाँ पर। उसमें एक मिशन टेक्नोलॉजी मिशन था। जब वो कंप्यूटर की बात करते थे देश के फ्यूचर के लिए, तो आज सप्ताह में लोग बैलगाड़ी में आते थे पार्लियामेंट में बैठ करके। देखिए दिमाग खराब हुआ राजीव गांधी का, ये कंप्यूटर ला रहा है यहाँ पर। और कंप्यूटर आ गया, आज टाइपिस्ट की नौकरी लगती ज़्यादा, 50-25 टाइपिस्ट का तो एक कंप्यूटर इतना एडवांस होगा, वो एक नौकरी लगेगी, कितनी नौकरी बेकार हो जाएगी। ये बातें हुआ करती थी। राजीव गांधी ने जो आह्वान किया कि 21st सेंचुरी में ले जाना देश को, अभी से तैयारी शुरू कर दो। लोग समझ नहीं पाए, हालांकि बाद में वो भी शहीद हो गए देश के लिए, उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करने के लिए। एक नौजवान था 40 साल का, प्रधानमंत्री बना देश का, अमेंडमेंट किए, संविधान संशोधन किए। आज ये जो मिला महिलाओं को, सशक्तिकरण हुआ महिलाओं का। नगर निकाय में, पंचायतों में पहले कोई महिला को सरपंच नहीं बनने देते थे। प्रधान प्रमुख की बात छोड़ दीजिए, ये कुंती बैठी हुई है मेयर, उस वक्त तो पुरुष प्रधान देश है। ये कौन महिला को
प्रमुख बनाते, प्रधान बनाते, मेयर बनाते, पार्षद बनाते, अब रिजर्वेशन कर दिया। उसी व्यक्ति ने कहा था कि आईटी का जमाना लाओ, कंप्यूटर लाओ देश के अंदर। सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया अमेरिका ने। तो राजीव गांधी घबराए नहीं, हम खुद अपना बनाएंगे और दुनिया के मुल्कों को दिखा दिया कि हिंदुस्तान में ताकत है। वो हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। अभी मैं देख के अंदर स्टार्टअप के बच्चों को क्लासेस देख के आया मैं अंदर। आप कल्पना कीजिए, बच्चे जो 20, 22, 24 साल के हैं, क्या गजब का उनके दिमाग है, उनके सपने हैं, उनके इनिशिएटिव है। किस प्रकार उन्होंने स्टार्टअप शुरू किए अपने अपने, देखते ही बनता है। मुझे गर्व होता है कि हमारे टैलेंट इतना बड़ा है। और बराक ओबामा ने ऐसे नहीं कहा, अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रपति थे नौजवान वो भी थे, उन्होंने कहा अमेरिका के बच्चों ने, युवाओं, समझ लो हिंदुस्तान के बच्चे यहाँ पर नौजवान आ चुके हैं। अगर तुमने मेहनत नहीं करी तो तुम बहुत पिछड़ जाओगे हिंदुस्तान के नौजवानों से, ये कहा था। अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है, आप सोच सकते इतना टैलेंट हमारे पास में है। आज जो आईटी का काम हो रहा है, मुझे गर्व होता है। 22 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री के वक्त रूप में शुरू किया था, लोक मित्र, जन मित्र, आज जो ई मित्र कहलाता है, लोक मित्र और जन मित्र थे गांव और शहर के लिए नाम थे। मैंने शुरू किया था उस वक्त में। यही हमारे अखिल औरत है, आज जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उस वक्त में ये डायरेक्टर थे आईटी विभाग के। आप बताइए, आप वहाँ से सफ़र शुरू किया। आज पिछली गवर्नमेंट ने, मैं कहना चाहूँगा, वसुंधरा जी के वक्त में भी हाईटेक बना बामासा के अंदर, कोई दो राय नहीं, मुझे कहते हो संकोच नहीं होता है। परंतु 22 साल पहले जो शुरू किया लोक मित्र, जन मित्र, अब बताइए आप 80,000 ई मित्र हैं राजस्थान के अंदर। 600 तरह की सेवाएं दे रहे हैं वो पब्लिक को, 600 तरह की सेवाएं दे रहे हैं। 4 डिपार्टमेंट हाईटेक हो रहे हैं। दूसरी बार मुख्यमंत्री बना मैं 3% मैंने बजट रखा डिपार्टमेंट का आईटी के लिए, और ज़्यादा बूस्ट मिला। अब जो संस्थाएं आ रही है आपकी, समझने में वक्त लगेगा। इन संस्थाओं के बारे में जो समझते हैं, जिनके जो स्टेक होल्डर होंगे इसके, ये हाईटेक आपका जो आज फिनटेक यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, फिनटेक इस संस्थान की बात की जा रही है, जो फाइनेंशियल विजार्ड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जोधपुर में मैंने बजट में घोषणा करी इसकी। और जोधपुर में क्यों करी? जोधपुर में मैं बचपन से देखता हूँ, 50 साल से, कोई न कोई तो खूबी है। हिंदुस्तान के चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे अधिक बनते हैं तो जोधपुर से बनते हैं। हिंदुस्तान में अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्स्ट पोजीशन आते हैं तो जोधपुर से आते थे। आप कलकत्ता जाओ, चेन्नई जाओ, बॉम्बे जाओ, सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ पर आपको जोधपुर के मिलेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। और उनके लिए तो वरदान साबित होगा ये फिनटेक यूनिवर्सिटी भी। इस प्रकार से राजीव गांधी के नाम से जो एडवांस प्लेटफॉर्म बन रहे हैं जयपुर में, जोधपुर में, हर जिले के अंदर, आज पालिका किया हम लोगों ने, हर जिले में बनेंगे। बच्चों को सुविधा मिलेगी, एडवांस पढ़ाई के लिए भी, बैठने के लिए सुविधा मिलेगी। स्टार्टअप भी आगे बढ़ेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू हो रहे हैं। आप सोच सकते हो आईटी सेक्टर में एक शुरुआत जो हुई थी, हमारे कहाँ के कहाँ पहुँच गए। आज जो अभी स्टार्टअप पॉलिसी की आज मैंने लॉन्च किया है, आप देखेंगे कि हमारी पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अंदर हमने रखा है, अनुदान देते हैं। इंडस्ट्री के अंदर भी बैकवर्ड है, कोई SC ST के हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको देंगे। हम चाहते हैं समाज का हर तबका साथ में प्रगति करे, इस सरकार की सोच। इस रूप में हमने हर काम को हाथ में लिया है। और मुझे खुशी है कि राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी शुरू हुआ जयपुर के अंदर। वहाँ भी
डीजी फेस्ट हुआ था, बहुत शानदार हुआ था जयपुर के अंदर भी। जोधपुर, जयपुर, कोटा के अंदर इनोवेशन हब बन रहा है। इंक्यूबेशन सेंटर हर जिले में बनेंगे। और जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग बनने जा रहा है, जहाँ पर रिसर्च भी होगी। और राजस्थान राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान जो यूनिवर्सिटी की तरह होगा, ये बहुत शानदार कैंपस बन रहा है। देखा भी आपने वीडियो के अंदर, बहुत शानदार कैंपस बनेगा। जोधपुर की शान होगी वो कैंपस, अपना आप कहते जोधपुर की शान होगी। ये सेक्टर वो है जो सेवाएं दे रहा है। आज देखिए आप, आज रेलवे, सिविल एविएशन, सब जगह आपके बिना कंप्यूटर काम नहीं चलता। मोबाइल फ़ोन क्रांति है उसकी, दुनिया मुट्ठी में आपके। नॉलेज इज पावर, ये थीम चल रही दुनिया के अंदर आजकल। नॉलेज आपके पास में है, मोबाइल फ़ोन के अंदर है। और मोबाइल फ़ोन आज आप हम देखते हैं कि क्या स्थिति बन गई है। बच्चे बैठते 5, 7, 10 बच्चे 2-2, 3 घंटे बैठे रहते हैं, दोस्ती की बातें नहीं करते हैं, अपना मोबाइल देखते रहते हैं। मैं उनको भी कहना चाहूँगा, नॉलेज बढ़ाओ और सामाजिक संस्कार, सामाजिक सरोकार भी कायम रखो। आज मोबाइल को भूल जाते हैं हम लोग ऑफिस जाते हुए, तो वहाँ पर गाड़ी भेजनी पड़ेगी, भाई मोबाइल फ़ोन लेके आओ, उसके बाद काम नहीं चलेगा। पूरा ऑफिस आपके साथ चल रहा है। ये सब राजीव गांधी का सपना था जो आज साकार हुआ है। जो समस्याएं आ रही राजस्थान के अंदर बेमिसाल है। राव साहब ने भी आपको कहा, अंदाज कर सकते हैं आप, JR की राव साहब जो रिटायर्ड IAS है, अभी वो CEO हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस के दिल्ली के अंदर। हमें गर्व होता है उनकी बात सुन करके कि राजस्थान नंबर टॉप पे जा रहा, देश के अंदर नंबर टॉप पे जाएगा। पहले हमें 20 साल पहले देखते थे चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के बहुत आगे निकल गए हैं IT सेक्टर के अंदर। प्राइवेट सेक्टर ने कर्नाटक के अंदर, आंध्र प्रदेश में धूम मचा रखी थी। आज भी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं वहाँ पर है। और जो जमीन ग्राउंड का काम है, जिससे बेनिफिट मिलेगा नौजवानों को, वो बिजनेस हो सकता है वहाँ पर जो असली नौजवानों को, नई पीढ़ी को अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के, वो काम असली राजस्थान में हो रहा है। इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। मैं नहीं करता। इसलिए अभी हमने इन्वेस्ट राजस्थान किया था, 11 लाख करोड़ के MOU साइन हुए। राजस्थान में हम चाहते हैं कि रोजगार मिले। आज महंगाई का ज़माना है, आप देखते हो राहुल गांधी यात्रा चला रहे हैं। महंगाई बड़ा मुद्दा है देश के अंदर, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग क्या किसको कहें, नौकरी ना प्राइवेट सेक्टर में ना सरकारी सेक्टर में। हम लोगों ने प्रयास किया है, 1,35,000 नौकरी लग चुकी है। 1,25,000 की नौकरियों का प्रोसेस चल रहा है, इंटरव्यू हो रहे हैं, विज्ञापन निकल चुके हैं, प्रोसेस के अंदर है। और 1 लाख की मैंने घोषणा करी कि 22-23 के बजट के अंदर। इतनी नौकरियाँ हिंदुस्तान में कहीं नहीं लगी है, इतनी नौकरियाँ हिंदुस्तान में कहीं नहीं लग रही है। चारों ओर हम चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आए थे अभी जयपुर के अंदर, बड़े बड़े MOU हुए हैं। इधर आपके पश्चिमी राजस्थान में आकाश सूखे पड़ते रहे आज तक। और जब तेल निकला बाड़मेर के अंदर, रिफाइनरी लग रही है जो पचपदरा के अंदर, रिफाइनरी के साथ में हाईटेक रिफाइनरी हुआ है। और साथ साथ में आपका पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। करीब 800 किलोमीटर के एरिया में इसको डेवलप करेगा धीरे धीरे। क्षेत्र डेवलपर आप कल्पना कर सकते। तो देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। DG फेस्ट जॉब फेयर 2022 का समापन, और इसमें मुख्यमंत्री की मौजूदगी सीधे तौर पर एक ही उद्देश्य कि बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो, और इसीलिए बेरोजगारों के लिए सरकार ने रोजगार का बड़ा द्वार खोला है इस DG फेस्ट जॉब फेयर, जॉब
फेयर के जरिए, और मुख्यमंत्री को आप सुन भी रहे थे और इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया भी। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है और सबसे ज्यादा रोजगार हमने ही दिए हैं। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। कुल मिलाकर तमाम बड़ी कंपनियों ने इस डिजी फेस्ट जॉब फेयर में भाग लिया, हिस्सा लिया और बड़ी संख्या में युवाओं ने रजिस्ट्रेशन भी कराया और रोजगार भी उन्हें मिली है और इसका जिक्र मुख्यमंत्री ने भी किया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस उद्देश्य के साथ, जिस मंशा के साथ इस जॉब फेयर की शुरुआत की गई थी वो सफल हुआ है, क्योंकि सबसे पहले जो प्राथमिकता रहती है और जब सरकार बनती है तो सबसे पहला जो वादा किया जाता है कि रोजगार हम आपको उपलब्ध कराएंगे, फिर चाहे वो आगामी विधानसभा चुनाव हो या फिर किसी भी राज्य में चुनाव हो, सबसे पहला वादा यही होता है कि युवाओं को हम रोजगार देंगे। और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमारी सरकार बनी भी नहीं थी उस दौरान हमने अपने घोषणा पत्र में इस बात को कहा था कि हम युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएंगे और वो हमने करके दिखाया है। इससे पहले राजस्थान इन्वेस्ट समिट का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया और बताया कि इससे पहले हमने समिट का आयोजन भी किया था और इस उद्देश्य के साथ कि राज्य में निवेश आएगा, और जब राज्य में निवेश आता है तो जाहिर सी बात है राज्य फलता है, फूलता है और फिर रोजगार के अवसर भी खुलते हैं, विकास की राह भी खुलती है। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये जॉब फेयर की शुरुआत की गई थी। 250 के करीब कंपनियों ने भाग लिया इस जॉब फेयर में। तमाम आईटी कंपनियां इस जॉब फेयर में जिन्होंने भाग लिया और 60,000 से ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन भी कराया, और जिस बड़ी संख्या में युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया उस संख्या को देखकर मुख्यमंत्री काफी खुश भी नजर आए। उन्होंने कहा कि सफल हुआ है ये कार्यक्रम, इसको लेकर खुशी है। ये सब ऊपी लागू करना पड़ेगा, ये मान्य दृष्टिकोण था मेरा। आज आपके पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में लागू हो गया। अरे और तो ग्रामीण ओलंपिक एक नया आइडिया था, 30 लाख लोगों ने भाग लिया, 30 लाख लोग, 10 लाख महिलाएं थी उसके अंदर, 10 लाख महिलाएं थी। आज वो पंजाब भी आगे आ गया है, छत्तीसगढ़ भी आ गया है, सब ग्रामीण ओलंपिक करवा रहे हैं। हम चाहते हैं ओलंपिक खेलों के अंदर, कॉमनवेल्थ के अंदर, एशियाड के अंदर। अब तो बरकतुल्ला खान स्टेडियम बन गया आपके यहाँ, तो आपके यहाँ IPL मैच भी होने की संभावना बढ़ गई है। जो 6 मैच करवाए हमने गाँव के अंदर, और मैं सब जगह गया, ब्लॉक में भी गया, गांव में भी गया, जिले में भी गया, स्टेट लेवल पे गया। क्या लोगों में उत्साह है, देखते ही बनता है। तो मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, आज आप जो आए हो, निखिल डे जी आए हैं। निखिल डे जी का मालूम आपको, हमारे निखिल डे, अरुणा राय जी, कविता श्रीवास्तव, कुछ चेहरे ऐसे राजस्थान के हैं जो मतलब जिंदगी समर्पित कर चुके हैं। हम लोग राजनीति में काम करते हैं, एक अलग सेक्टर हो गया। ये लोग हमसे कम नहीं हैं, ये एक्टिविस्ट हैं लोग। ये जो सपना देखते हैं पब्लिक के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, असहाय के लिए, पब्लिक से कमिटमेंट इनका है, उनको पूरा करने के लिए ये सरकार को अपनी बात कहते हैं, गुस्सा प्रकट करते, कई बार नाराज होते हैं, आलोचना करते हैं हम लोगों की। तो मैं समझता हूँ कि एक्टिविस्ट का NGO की बड़ी भूमिका है, क्योंकि मैंने देखा है कोरोना के अंदर जो कुछ भी आप लोगों ने मदद करी है, मैं ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता। कोरोना वो महामारी थी दुनिया भर के अंदर, देश नहीं दुनिया हिल गई थी। उस वक्त में मैंने आह्वान किया, पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया मेरे पास में, सबको साथ लिया। 500 मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, जयपुर में बैठ करके मैनेजमेंट किया। और आपको खुशी होगी
आईटी की बात हम कर रहे हैं आज यहाँ बैठे बैठे, फिनटेक यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, और जो सिस्टम बन गया राजस्थान में, हर गांव से हम जुड़े हुए हैं, हर पंचायत से हम जुड़े हुए हैं। जब चाहें हम वार्ड पंच सरपंच को बैठा के बात कर सकते हैं। बात की हम लोगों ने, मैनेजमेंट के अंदर काम बहुत बड़ा, आईटी का काम जो है हमारा जाल बिछा हुआ राजस्थान का अंदर, इक्विपमेंट लगे हुए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, चाहे प्रधानमंत्री के साथ वीसी करनी हो, चाहे गांव वालों से हम बात करनी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। गवर्नेंस चल रही है हमारी, गुड गवर्नेंस। कुछ बड़ी भूमिका आईटी विभाग की भी है, आईटी की भी है। टाइम बदल गया है, उस ढंग से हमें सोचना पड़ेगा। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, कोरोना के अंदर धर्मगुरुओं ने, एनजीओ ने, मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे कहते गर्व है कि आप लोगों ने, प्रदेशवासियों ने जो सहयोग दिया है, हमने फ्री इलाज रखा, 40,000 के इंजेक्शन थे वही फ्री लगे। कई राज्यों के लोग हमारे यहाँ आने लगे। मजदूरों को हमने बसों में भेजा आराम से, एक मजदूर को हमने पैदल नहीं चलने दिया, जैसे कई राज्यों में पैदल चले थे उस वक्त में। सब कुछ किया हमने, और पूरे देश ने लोहा मान लिया। भीलवाड़ा मॉडल हमारा देश में नहीं दुनिया में चला गया, WHO ने तारीफ करी हमारी। तो कहने का मतलब ये कि शानदार प्रबंधन हुआ। मैं गुजरात से आया हूँ आज ही, गुजरात से आया हूँ मैं। गुजरात में तो पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया उन्होंने। कोरोना की फेलियर्स थे, इतने लोग मारे गए वहाँ पर। आप देखा होगा टीवी के अंदर, कितने लोग एम्बुलेंस में सो रहे थे, कार में सो रहे थे, ड्रिप लगवा रहे थे, अस्पताल के बाहर ड्रिप लगवा रहे थे। हमारे यहाँ शानदार मैनेजमेंट आप सबके सहयोग हुआ, उसके कारण से राजस्थान की चर्चा देश के अंदर है, कोरोना के मैनेजमेंट की भी है चर्चा है। तो मैं इतना ही कह के अपनी बात समाप्त करूँगा। आज राजस्थान डिजी फेस्टिवल जो रखा गया 3 दिन का, उससे नई पीढ़ी का कॉन्फिडेंस बढ़ा है और ज़्यादा उनकी हौसला अफजाई हुई है आप सबके आने से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपने मकसद में कामयाब होंगे। हमारा आशीर्वाद, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ रहेगी, कोई कमी नहीं आने देंगे। और भी कुछ करना होगा आईटी सेक्टर में, सरकार करेगी। आईटी बेस्ड गवर्नेंस हो, गुड गवर्नेंस हो, करप्शन, आप जानते हो कि राजस्थान वो राज्य है सबसे अधिक छापे कहीं पड़ते हैं एंटी करप्शन के देश के अंदर, राजस्थान में पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते होंगे आप लोग। वो अलग बात है कि साहब राजस्थान में बहुत करप्शन है, छापे डालो तो ज़्यादा करप्शन दिखता है। या छापे नहीं पड़ते राज्यों के अंदर, वहाँ कितना करप्शन होता होगा कोई सोच नहीं सकता है। तो अपनी अपनी सोच होती है। तो मैं कहना चाहूँगा आईटी आपका, जो मैंने 3 नारे दिए थे जब प्रथम बार मैं सीएम बना, संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन होगा मेरा। आज भी वही बात है। संवेदनशील हम सबको रहना चाहिए किसी गरीब के प्रति, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और जवाबदेही होनी चाहिए पब्लिक के प्रति। ये 3 बातें हमारी है। और इसलिए हमारे ये निखिल रेड्डी जी कहते रहते हैं, राजस्थान गारंटेड पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट लाओ। ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं ये बिल भी आगे कैसे बढ़े। अभी पब्लिक डोमेन में डाला इसको हमने। इस प्रकार से हम चाहेंगे कि आपको ऐसी सरकार मिले जो आज चल रही है। प्रयास है, कुछ कमियाँ भी होगी, कुछ खामियाँ भी होगी, कुछ मजबूरियाँ भी होगी, कुछ कई बातें हैं, पर मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रख रहा हूँ। मेरा नाम भी अशोक गहलोत है। अशोक, अशोक। तो जहाँ अ है, अशोक है, वहाँ शोक कैसे हो सकता है? जहाँ अशोक नाम है तो शोक नहीं हो राजस्थान के अंदर, तकलीफ किसी को नहीं हो। आप और सब, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, अकेला मेरी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। जब तक सब प्रदेशवासी, हमारे प्रदेश के संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा महान है राजस्थान की, राजस्थान वासियों की। बाहर के लोग अधिकारी यहाँ आते नौकरी करने, यही बस जाते हैं। इतना जोधपुर का मारवाड़ तो वो रुतबा है राजस्थान के अंदर भी, और पूरे राजस्थान के लोगों का जो व्यवहार है वो वैसा ही है। पूरे प्रदेश में कहीं जाते हैं
लोग बस जाते हैं। इतना प्यार मोहब्बत भाईचारा मिलता है उनको। रिश्ते निमादा राजस्थान वाले जानते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा वो हमारा आने वाली पीढ़ियों को हम सुपुर्द करें। वो तब करेंगे तब हम दिल से बात करेंगे नई पीढ़ी से भी। इतिहास बताएंगे, इतिहास पढ़ेंगे, वो लोग भूगोल पढ़ेंगे, क्या क्या त्याग बलिदान कुर्बानी हुई थी आज़ादी की जंग में जब गुलाम थे। नई पीढ़ी को मालूम ही नहीं इसने क्या भूमिका देख रही। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे 500 रियासतों को एक कर दिया देश के अंदर, राजा महाराजाओं की रियासतों को। कल्पना कीजिए, कोई मामूली बात नहीं थी। किस प्रकार से मौलाना अबू कलाम आज़ाद पहला शिक्षा मंत्री बना देश का, नींव लगी शिक्षा की। डॉक्टर अम्बेडकर संविधान बनाया। आज जो हम संविधान की रक्षा करें, लोकतंत्र मजबूत बने हमारा, इसमें हमारा संकल्प होना चाहिए सबका। तब जाके नई पीढ़ी को, जिसके ऊपर कल का हिंदुस्तान का और प्रदेश का भार आएगा, उनके कंधों पर, उन कंधे से मजबूत बने, उनके संस्कार, उनकी सोच सकारात्मक हो, परंपराएं जो हमारी ये महान, उनको वो आगे ले जाए। तब जाके आने वाली पीढ़ियों को हम वो राजस्थान सुपुर्द करके जा सकते हैं। जिस राजस्थान की अपनी एक अलग पहचान है देश के अंदर भी, प्रदेशवासियों की अलग पहचान है। यही बात कहता हूँ। आप सब पधारे, उसके बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय आपका आज के इस समारोह में उद्बोधन के लिए और समारोह में कृतज्ञता ज्ञापन के लिए। आमंत्रित हैं आयुक्त महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार।